और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लग चुका है और हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे। संजय पांडे जी आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि पूरे महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन हो चुका है, आंशिक कर्फ्यू हो चुका है। महाराष्ट्र में कर्फ्यू लग गया। बड़ी खबर दर्शकों को हम इस वक्त बता रहे हैं, रात 8 बजे से सब कुछ बंद हो गया है, यानी 1 घंटे पहले महाराष्ट्र में सब कुछ बंद हो चुका है। 30 अप्रैल तक, जी हां, 30 अप्रैल तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। और तस्वीरें हम आपको गेटवे ऑफ इंडिया की दिखा रहे हैं। देखिए जरा, गेटवे ऑफ इंडिया पर सब कुछ बंद हो गया है, सुनसान। मरीन ड्राइव की तस्वीरें, ट्राइडेंट होटल के सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ महाराष्ट्र में बंद हो चुका है क्योंकि लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में। हमारे साथ मुंबई से सीधे हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद संजय पांडे जुड़ रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएं। महाराष्ट्र के खुद डीजीपी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीजीपी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। डीजीपी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अगर तस्वीरें जल्दी से हम दिखा सके, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए मुंबई की, लेकिन डीजीपी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, डीजीपी साहब आपके पास आएंगे, लेकिन दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है, जो लोग दरअसल अभी दफ्तर से निकले हैं अपने घरों के लिए, पूरा मुंबई और महाराष्ट्र ये जानना चाहता है, उन्हें तो आपकी पुलिस परेशान नहीं करेगी, वो तो सीधे घर जा पाएंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तो जा ही सकते हैं। और जो अगर झुंड करके जाने की मनाही है, कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि 5 से ऊपर का झुंड नहीं हो। तो जो अगर वो वैलिड रीज़न के लिए जा रहे हैं और उनको जाना है, कहीं घर जाना है, कुछ करना है, तो ऐसे लोगों को तो नहीं रोका जा सकता ना। जो आदमी अब जैसे 8 बजे लगेगा, तो कई ऑफिसर्स जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा और वो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा ही सकते हैं। उसके लिए तो सरकार ने परमिशन दी है। जी डीजीपी साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी अलीशा और प्रियंका जुड़ रही हैं सीधे मुंबई से, जहां मिनी लॉकडाउन लग चुका है। अगले दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो सकता है। हमारे साथ सीधे प्रियंका और अलीशा जुड़ रही हैं। अलीशा, आपके पीछे काफी भीड़ नजर आ रही है और प्रियंका आप खड़ी हैं, वहां भी खासी भीड़ है। जरा दिखाइए आप कहां है प्रियंका। अलीशा उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस चर्च गेट स्टेशन से, जहां पे सीएसटी स्टेशन से, आई बेग योर पार्डन, जहां पे कई सारे लोग यहां पर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। कई सारे लोग यहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। कल से जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, उद्धव ठाकरे ने अनाउंसमेंट किया था कि मिनी लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू जिसको कहा जा रहा था, उसको लागू किया जाएगा, तो उसी बीच कई सारे लोग यहाँ पर कियोस हो रहा था। कई सारे रेलवे स्टेशन पे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन सब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, पर कई सारे लोग ने, हम देख भी रहे हैं कि रुमाल बांधा है, मास्क ज्यादा नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे हमको ज्यादा देखने नहीं मिल रही है। कई सारी लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ से मुंबई से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मिनी लॉकडाउन, जैसा कि आपने कहा, एक मिनी लॉकडाउन जरूर यहाँ पर लागू कर दिया गया है। बड़ी लंबी लाइन है, हमें दिखाई दे रहा है प्रियंका, ये लंबी लाइन है। भागदौड़ मच रही है। आपके पास आएंगे प्रियंका, अलीशा आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जल्दी से बता दें कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, अगला राज्य आपका भी हो सकता है, अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो क्या क्या बंद हो गया है पिछले 1 घंटे से। दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर बंद हो गए। बड़ी खबर ये, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, 30 अप्रैल तक जारी रहेगा और 8 तारीख से 8 बजे से हो गया लागू। पूजा स्थल और स्कूल कॉलेज बंद हो गए, धार्मिक स्थल बंद है, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी, पार्क बंद कर दिए गए हैं। यह खबर है। इसके अलावा आपको बताऊं, 30 अप्रैल तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। होटल बंद है, होम डिलीवरी की सिर्फ इजाजत दी गई है। हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी अलीशा भी बनी हुई है, अलीशा के पास चलेंगे। अलीशा हमारे साथ आ रही, सिनेमा हॉल, थिएटर। अलीशा जरा बताइए आप कहां हैं? 8 बजे से कर्फ्यू लग गया है, लेकिन चहल पहल आपके पीछे नजर आ रही है। बिल्कुल सुहेल, सीधे तो तस्वीरें जो है हम आपको सांता क्रूज के दिखाएंगे। और सबसे जो तस्वीरें जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोगों ने न कि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, पर यहाँ तक जो मास्क भी है वो भी न पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग जो मौजूद है, ये सांता क्रूज का इलाका है, जहाँ पर 8 बजे के बाद जहाँ पर बताया गया है कि जनता के लिए तब तक मूवमेंट कंपलसरी नहीं है जब तक ना हो। पर यहाँ पर लोग जो है वो खुद मास्क पहनते हुए नजर नहीं आ रहे। कुछ लोगों से बात करेंगे, आपको मास्क पहनना जरूरी नहीं लग रहा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मास्क नहीं पहना है, लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं आप मास्क नहीं पहन रहे हो। नहीं पहन रही हूँ मास्क। तो देखा इस तरीके का रवैया जहाँ तक लोगों तक दिखाई दे रहा है। एक तरफ जी। जनता कर्फ्यू को लेकर, मिनी लॉकडाउन को लेकर बातचीत की जा रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि जो लोगों का रवैया है यहाँ पर जी, मास्क जी, हम पहनने देख को रहे लेकर हैं, भी हम देख रहे हैं लीचा। तकलीफ यहाँ पर दिखाई जी। दे रही, यानी मुंबई में 9,000 से ज्यादा केसेस जी, दिखाई जी। दे रहे हैं। बेशक, उसके बेशक। बावजूद लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मास्क पहनना इस समय जो है सबसे ज्यादा important है, डेंजर लेकिन उसके जोन में बावजूद मुंबई। आप दोनों का लापरवाही जो है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही अपना ख्याल रखिए। तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो आप देख रहे थे कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, उसके बावजूद लोग मास्क नहीं लगा रहे। हमारे साथ सीधे महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे लगातार बने हुए हैं, उनसे सीधा सवाल लेते हैं। संजय पांडे जी, आपने कर्फ्यू तो लगा दिया, लेकिन ये बताइए, जो लोग महाराष्ट्र के आपको देख रहे हैं, जरूरी चीजें उन तक कैसे पहुंचेंगी? होम डिलीवरी तो हमने सब जगह अलाउ की है, खाना पीना तो मुहैया हो ही जाएगा। सारा ई कॉमर्स की जितनी भी कंपनियां हैं, आपके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी आपके घर तक सामान पहुंचा सकेंगी। अब मतलब हमने सबसे बड़ा शासन ने इस बार यही सोचा है कि भाई लोगों को दिक्कत नहीं हो। जिस तरीके से मतलब सिटीजन्स को पिछली बार जो पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी कि भाई सब्जी नहीं मिल रही है, हम कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं, इस पे बढ़ रहा आगे, अगला सवाल भी लेते हैं। मतलब कुछ था लेकिन ट्रेन नहीं थी, तो वो सब चीज़ें हमने देख के इस बार लोगों की सहूलियत के लिए सब चालू रखा है। और इसमें ये लोगों के लिए किया जा रहा है, और इसमें प्रश्न ज़रूर लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा, लेकिन मैं उनको सबको आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारा उद्देश्य आप लोगों को सुरक्षित रखना है। आप हमारा सहकार करिए। ऐसा तो नहीं है जैसे पहले था कि आप खुलेआम जाके जुहू चौपाटी में बैठ जाएंगे, लेकिन पार्क में चले जाएंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आप अपने एसेंशियल काम के लिए जो अगर निकले हैं कि वो इमरजेंसी है, उसके लिए हमारा आपको पूरा सहकार्य है। जी, डीजीपी साहब हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे, लेकिन जरा दर्शकों को जल्दी से पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर दिखा दे। महाराष्ट्र के बड़े जिले हालात क्या है, जरा देखिए, आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा पुणे के हालात क्या है। पुणे के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। 10,122 मामले पुणे के हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, मुंबई में 9,925 24 घंटे के ये मामले हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। नागपुर में 6,826 मामले सामने आए। यही वजह है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हुई, इसलिए मिनी लॉकडाउन लगाया गया। नासिक में 3,343 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ये हालात जो आप देख रहे हैं, उससे आपको साफ पता चल रहा है कि हालात कैसे लगातार बिगड़ रहे हैं। डीजीपी से आखिरी सवाल हम ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको बाकी खबरों की तरफ ले चलेंगे। डीजीपी साहब, आखिरी सवाल ये कि बहुत से लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, रोजगार के लिए पहुंचे। अब आपने सब बंद कर दिया है, तो लोग अब पलायन करना शुरू करेंगे, वहां से अपने राज्यों को भागेंगे और पिछले लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होंगे। जहाँ तक पलायन की परिस्थिति है, आदमी की मनस्थिति तो हम नहीं चेंज कर पाएंगे। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, और मेरे ख्याल से ट्रेन भी चालू है। जब जब ट्रेन मिलेगी उस ट्रेन से जाएं। हमारी गुजारिश उनसे यही है कि भाई झुंड मत करें। झुंड करने में उनकी प्रॉब्लम है, उनको कल को कोरोना होगा, उनके घर वालों को इश्यू हो जाएगा। तो एक स्टेशंस पर बिना बात के लिए आप क्राउडिंग ना करें, एक समूह में मत जाएं, थोड़ा दूर दूर डिस्टेंसिंग करके जाएं। और फिर जो अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है, कहीं ज़्यादा ही इस तरह की बात हुई, बहुत ही ज़्यादा जब सिचुएशन ख़राब हो जाए, तभी आप फोर्स का यूज़ करें। हमने उनको रेस्ट्रेंट तरीके से बिहेव करने के लिए कहा है, और आपको इसका नज़रिया बहुत जल्द सामने दिखेगा कि हम पुलिस वाले आपको मदद करने के लिए आपके साथ खड़े होकर आप और हम मिलकर इसका सामना करेंगे। ये हमारा ध्येय है। और ये भारत की बात है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से घंटों से पूछताछ सीबीआई कर रही थी। डीआरडीओ में पूछताछ हो रही थी अनिल देशमुख से, और पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी खबर यह है, 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से। वसूली कांड में अनिल देशमुख से सवाल जवाब किए गए, और लगभग 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ होने के बाद अब अनिल देशमुख डीआरडीओ ऑफिस से निकले हैं। लंबी लिस्ट है अनिल देशमुख से सवालों की। तस्वीरें रिपब्लिक पे आपके सामने तस्वीरें हैं। अनिल देशमुख को आप देख रहे हैं, देखिए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अनिल देशमुख निकले हैं, उनसे सवाल किए। 11 घंटे से ज्यादा सीबीआई ने सवाल किए। अनिल देशमुख की गाड़ी निकल रही है, देखिए, डीआरडीओ का गेट खुला,
ठीक सामने, अपनी गाड़ी में ठीक सामने आपको अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं। देशमुख निकल रहे हैं डीआरडीओ में। 11 घंटे सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं। वसूली से जुड़े सवाल देशमुख से किए गए हैं कि आखिर 100 करोड़ वसूली पर उनका क्या कहना है। देशमुख से पूछा गया कि क्या वाजे आपके पास आया था, आपने बुलाया था, वाजे आपको रिपोर्ट कर रहा था। देशमुख से 11 घंटे तक सीबीआई ने उन्हें ग्रिल किया है। सीबीआई ने देशमुख से सवाल जवाब किए हैं 11 घंटे तक। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, वसूली का आरोप लगा उनके ऊपर, अभी अभी गाड़ी से निकल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो आइए अब आपको वापस कोरोना पर बात करते हैं। आपने अनिल देशमुख को देख लिया जो अभी अभी निकले हैं पूछताछ के बाद। तस्वीरें जो हम आपको कोरोना की दिखाने जा रहे हैं वो भयावह है, डरा देने वाली। आपको ये तस्वीरें रोज दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सावधान रहें, अपनी खुद सुरक्षा और सावधानी बरतें। देखिए जरा तस्वीरें। एक बेटी दरअसल अपने पिता को लेकर पहुंची थी, दर दर की ठोकरें खाती रही, भटकती रही और पिता की मौत हो गई। देखिए जरा, सुनिए पहले। क्या चलिए यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है। मंत्री जी का दावा तो था सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ही घंटों में इलाज न मिलने के कारण मरीज की मौत के बाद मृतक की बेटी का गुस्सा फूट पड़ा। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। दरअसल झारखंड के हजारीबाग के पवन गुप्ता का परिवार इलाज के लिए रांची आया था। कई जगह भटकने के बाद सदर अस्पताल पहुंचा, लेकिन इलाज शुरू न होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बेटी का आरोप है कि खराब सिस्टम ने उनके पिता की जान ले ली। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए यहाँ का 8 बजे का इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। तो आपने देखा लोगों का हाल क्या है। ये तस्वीरें सभी को डरा रही हैं और बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस स्थिति में कोई ना पहुंचे। इसके लिए बहुत जरूरी है मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें। जल्दी से आपको दिखाते हैं पूरे देश का हाल। देखिए जरा हालात कैसे लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीरें देखिए जरा। महाराष्ट्र की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में केस 60,212 है, 281 मौत हो चुकी है। जल्दी जल्दी अगर मैं आपको दिखाऊं, महाराष्ट्र के अलावा देखिए मध्य प्रदेश में 8,998 मामले हैं, 40 मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अलावा आगे अगर हम आपको दिखाएं, उत्तर प्रदेश में 20,510 मामले सामने आ चुके हैं, 85 मौत हो चुकी है। थोड़ा और जल्दी अगर इसको हम आपको दिखाएं, राजस्थान में 5,528 केस सामने आए हैं और 28 मौतें। यह सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा है, इसीलिए यह डरा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 13,568 मामले सामने आए हैं, 81 मौत हो गई है। 24 घंटे का यह हाल है। छत्तीसगढ़ में 15,121 केस हुए हैं और 156 मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। मैं क्यों कह रहा हूं छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है, क्योंकि आपको बताऊं दरअसल छत्तीसगढ़ में हालात खराब हो रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। देखिए जरा ये तस्वीरें जो आपको दिखाने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ से डराने वाली तस्वीरें। ये देखिए जरा, छत्तीसगढ़ में लाशों को ट्रक में भर भर कर फेंका जा रहा है। ये देखिए
ट्रक पूरा लाशों से भरा हुआ है। ये हिला देने वाली तस्वीरें। उसके बाद देखिए शमशान पहुंची है और ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शमशान घाट पे लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये जो ट्रक वहां से लाशों को लेकर गया था, यहां लाशें उतार कर ये यहां लाकर अंतिम संस्कार हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के हालात हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। तस्वीरें डराने वाली हैं। देखिए कैसे एक ट्रक से शमशान घाट में लाशों को उतारा जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि एक वक्त में 10 से ज्यादा शवों को ट्रक से उतारकर शमशान में दाह संस्कार के लिए लाया गया। एम्बुलेंस की इतनी कमी हो गई है कि अभी ट्रक में ऐसे ही लोड किया जा रहा है। दिल खपा देने वाली ये तस्वीरें रायपुर के शमशान घाट की हैं, जहां अंबेडकर अस्पताल से शवों को एक ट्रक में लाद कर शमशान घाट लाया गया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, एक के बाद एक कैसे इन लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ना तो कोई करीबी इनके साथ मौजूद है, ना ही परिवार का कोई सदस्य। गिनती करते करते आप थक सकते हैं, लेकिन शवों की संख्या कम नहीं हो रही। तो आपने देख ली छत्तीसगढ़ की हालत। जल्दी से आइए आपको मध्य प्रदेश का हाल बताते हैं। हर राज्य का, आपके राज्य का भी हाल बताएंगे। हर राज्य का मैं हाल बता रहा हूं। इंदौर में देखिए 1611 मामले पिछले 24 घंटे के मामले हैं। आंकड़े डराने वाले। भोपाल में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। 1497 1497 मामले सामने आए। ग्वालियर में 801 मामले सामने आए हैं। न सिर्फ ग्वालियर बल्कि इसके अलावा मैं आपको बताऊं जबलपुर में 602 मामले सामने आए। ये डराने वाली तस्वीर, क्योंकि भोपाल से, अकेले भोपाल से 1400 से ज्यादा मामले 24 घंटे में सामने आए। ये तस्वीरें देखिए, भोपाल के शमशान घाट की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें डराने वाली हैं। देखिए जरा रिपोर्ट में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नया स्ट्रेन दरअसल ज्यादा जानलेवा, ज्यादा खतरनाक है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले भोपाल से रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खौफ की यह तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में हालात भयावह होते जा रहे हैं। शमशान घाटों पर शवों की कतार लगी हुई है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए पीड़ित के परिवार को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कल भोपाल के भदभदा घाट पर 47 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक सब कुछ फुल है और स्थिति और ज्यादा भयावह होती जा रही है। भाई अब आपको दिखाते हैं हालात कैसे हैं। देखिए जरा बद से बदतर हालात हो रहे हैं। सतारा की तस्वीरें आपको देखकर डर जाएंगे। अस्पताल में जगह नहीं है। ये देखिए महिला आपको दिख रही है, ये ऑटो रिक्शा है। ये ऑटो रिक्शा है और ऑटो रिक्शा में महिला ने ऑक्सीजन लगा रखी है। और ये बगल में देखिए जरा, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर भी है बगल में। ये देखिए, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है। ये महिला ने ऑटो में ही ऑक्सीजन लगा रखी है। हालात आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बन गई है। न सिर्फ ये तस्वीर देखिए आपने, भोपाल की स्थिति मैंने आपको दिखाई, ये सतारा की तस्वीर दिखा रहे हैं। अस्पताल में जगह नहीं तो ऑटो में ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। लेकिन आपको दिखाते हैं कैसे एक नेता, एक बीजेपी का नेता इस स्थिति में, इस हालत में भी कैसे अपना जन्मदिन मना रहा है भीड़ के साथ। देखिए जरा तस्वीरें, ये देखिए, ये नेताजी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, खुद अपने आप को तौलवा रहे हैं। जरा फुल फ्रेम स्क्रीन पे दिखाएं हम तस्वीरें। देखिए जरा, ये देखिए कैसे हालात बने हुए हैं। ये देखिए नेताजी का जन्मदिन, नेताजी का बर्थडे मन रहा है। इतने गरीब है, सब याद करते हैं मालिक। तो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं है। जल्दी से आपको उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं खुद मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश के जो बड़े जिले, लखनऊ में देखिए 5600 मामले 24 घंटे का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 5600 मामले लखनऊ के। कानपुर में 1217 मामले। कानपुर के अलावा मैं आपको बताऊं वाराणसी में 828 मामले और वाराणसी के बाद
नोएडा के 229 मामले ये 24 घंटे के हैं। लेकिन मैं आपको साथ ही बताऊं, उत्तर प्रदेश की हालत मैंने आपको बता दी, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनकी टीम कोरोना पॉजिटिव हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना के शिकार हो गए। योगी आदित्यनाथ को कोरोना, मंत्री और कई अफसर भी पॉजिटिव। अखिलेश यादव को भी हुआ कोरोना। कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेशन में कर लिया है। योगी ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी, मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं। योगी आदित्यनाथ चंद दिनों पहले ही बंगाल के जलपाईगुड़ी से रैली कर लौटे थे। पिछले हफ्ते उन्होंने दार्जिलिंग में भी रैली की थी। योगी आदित्यनाथ के अलावा मंत्री आशुतोष टंडन, प्रमुख सचिव एसपी गोयल, योगी के सचिव अमित सिंह और ओएसडी अभिषेक कौशिक भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें और भी डराने वाली हैं। 2 दिन पहले अखिलेश यादव हरिद्वार गए थे, कई साधु संतों के साथ मुलाकात भी की थी। अब खबर है कि अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया, घर पर ही उपचार हो रहा है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं, लोगों के जहन में एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की पहली डोज ली थी तो आखिर उन्हें कोरोना कैसे हो गया। अभी उन्होंने पहली चीज तो सिर्फ एक डोज ली थी, दोनों डोज नहीं ली थी। दूसरी बात, जो वैक्सीन है ये 100% गारंटी नहीं है, ये आपको 70 से 80% तक कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करता है। यानी 80% भी अगर आप कोरोना से लड़ पाएंगे तो 20% आप अपने आप लड़ लेंगे, अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको बताऊं, दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद कारगर होता है ये जो वैक्सीन है, यानी आप दूसरा डोज ले लें और उसके 14 दिन बाद पूरी तरह से आप कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करती है वैक्सीन, और शरीर में वायरस है तो कोरोना संभव है। यानी आपने वैक्सीन लगवाई और वायरस पहले से था तो आपको कोरोना हो सकता है। वैक्सीन के बाद भर्ती की आशंका कम है, यानी डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो संभव है कि हो सकता है आपको अस्पताल जाना ना पड़े। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और आपको याद होगा, अखिलेश यादव पहले इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह रहे थे, यह भी उन्होंने इशारा किया वो खुद नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। सुनिए जरा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो अखिलेश यादव को आपने सुना, जल्दी से आपको बता देते हैं न सिर्फ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बल्कि बड़े बड़े दिग्गजों को कोरोना हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसलिए कि जब ये दिग्गज नहीं बचे कोरोना के शिकार होने से तो हम और आप क्या हैं। इसमें अक्षय कुमार, जल्दी से अगर मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से चेहरे हैं, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर इस लिस्ट में है, आलिया भट्ट को कोरोना हो चुका है, आलिया भट्ट के अलावा कटरीना कैफ कोरोना की शिकार हो चुकी है, सचिन तेंदुलकर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, इरफान पठान को कोरोना हो गया था, उनके भाई यूसुफ को भी हो गया था, शिवराज सिंह चौहान कोरोना के शिकार हो चुके हैं और मनोहर लाल खट्टर को भी कोरोना हो गया था। यानी बड़े बड़े दिग्गज, फारूक अब्दुल्ला को भी कोरोना हो गया था। तो ये कोरोना जब खास लोगों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोरोना हो गया था, जब खास लोगों को नहीं बख्श रहा है तो सोचिए आम लोगों का क्या होगा। यही तस्वीर पटना से आई सामने। पटना के एनएमसीएच में दरअसल खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे थे, उनके सामने एक शख्स की जान चली गई और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार ने सीधे सीधे मंत्री जी पर हमला किया। देखिए जरा रिपोर्ट। कोरोना न सिर्फ आपको बीमार कर रहा है बल्कि लाचार और सड़े हुए सिस्टम की पोल भी कोरोना ने खोल दी है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव पिता को लेकर एक बेटा इधर से उधर घूमता रहा।
बदहवास और बेचैन हालात में अपने पिता को बचाने की आस में उसने सब कुछ किया। लखीसराय से पटना तक आ गया, लेकिन अपने बीमार पिता के लिए उसे अस्पताल का एक अदद बिस्तर तक न मिला। पटना एम्स ने कहा बेड नहीं है, तो वो एनएमसीएच अस्पताल ले गई, लेकिन पिता ने भरी दोपहर में धूप के थपेड़ों के बीच दम तोड़ दिया। हालात बहुत खराब है। जल्दी से आपको बताते हैं गुजरात की स्थिति क्या है, क्योंकि गुजरात की तस्वीरें कल भी हमने आपको दिखाई थी। अहमदाबाद में 2228 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। सूरत में 1441 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बताएं राजकोट में 616 मामले, ये सिर्फ 24 घंटे के। वडोदरा में 377 मामले सामने आए हैं। लगातार स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है, बता रही है। आपको दिखाते हैं कि आखिर बाकी राज्यों में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। कहीं परीक्षा रद्द कर दी गई है, कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। देखिए जरा। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेहद गंभीर है। महाराष्ट्र में दूसरी बार 60,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र से ज्यादा ब्राजील में 80,157 और अमेरिका में 77,720 मरीज मिले। पूरी दुनिया के 8.1% नए मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में मिले हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लागू हो गया है। कोरोना से देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी बेहाल है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में न बेड की कमी है और न ही वेंटिलेटर की कोई कमी है। दिल्ली सरकार ने पिछले एक हफ्ता पहले आप देखेंगे ऐप में 6,000 बेड थे, अब 13,000 से भी ज्यादा बेड हैं। हम लगातार बहुत ही तेजी से बेड बढ़ा रहे हैं। परसों भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट होते होते 3-4 दिन लगते हैं। अब लगातार बढ़ा रहे हैं बेड्स। कोरोना संकट के बीच यूपी सरकार ने लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी। लखनऊ में 840 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई। सीएम योगी ने एमबीबीएस छात्रों की भी कोरोना ड्यूटी लगाने का निर्देश जारी किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भोपाल में 13 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने मौत के आंकड़े छिपाने के विपक्ष के आरोप को गलत बताया है। छुपाने से कोई फायदा नहीं है, जो चीज़ है वो हकीकत है सामने। बात यह है कि जो कुछ कोविड पॉजिटिव और कुछ जो नॉन कोविड जो सस्पेक्टेड हैं, उनको भी कोविड की गाइडलाइन के अनुसार उनका अंतिम दाह संस्कार किया जा रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं जो नया कोरोना का स्ट्रेन है, ये बहुत जानलेवा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वक्त में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ये जो नया स्ट्रेन है, ये बहुत तेजी से हमला करता है। ये नया स्ट्रेन का आप टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ये नाक और गला नहीं, सीधे फेफड़े में जा रहा है और फेफड़े में जाकर उसको खत्म कर रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। नया कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि पकड़ में आए बिना सीधे आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है। कोरोना का नया स्ट्रेन नसों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है। फेफड़ों को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिलती, इससे फेफड़ों का आकार छोटा होने लगता है और सांस लेने की क्षमता भी कम होने लगती है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ये एक मरीज के लिए गंभीर हालात होते हैं और ऐसे हालात में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने लगती है। अगर तबीयत संभल जाए तो बेहतर, वरना अगला पड़ाव मौत ही होता है। और आइए जल्दी से आपके लिए ये बहुत जरूरी खबर है, इससे जरूरी शायद कोई खबर नहीं हो सकती है। ये कैसे आपके फेफड़ों पर हमला करता है देखिए जरा। आपके फेफड़ों पर कुछ इस तरह से हमला करेगा,
फेफड़ों में सूजन होती। जैसे ये वायरस आपके फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों में सूजन हो जाएगी और सूजन से निमोनिया हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं दूसरा क्या होता है कि ये खून को फेफड़ों में जमा देता है। यानी जैसे ये वायरस फेफड़ों में जाएगा तो अंदर खून जम जाएगा, और जब खून जम जाएगा तो ऑक्सीजन को खून में जाने नहीं देता और ये मौत का कारण बन जाता है। सुनिए जरा, आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं। इस नए स्ट्रेन के बारे में डॉक्टर खुद आगाह कर रहे हैं, सुनिए जरा। ये एक्सपेक्टेड था। ये स्ट्रेन पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। इंडिया, यूके से ये स्ट्रेन इंडिया में 3 महीने बाद आनी थी और बॉम्बे से 1.5 या 2 महीने बाद में वही दिल्ली के अंदर में वेव आ रही है। इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। 70% ज़्यादा कंटेजियस है। पिछली वेव में 1 लाख लोग आए थे, तो इस बारी मिनिमम 1,70,000 आएंगे। पिछली वेव 2.5 महीने चली थी, और अगर ये वेव 2.5 महीने चले तो हमारे केसेस 3 से 4 लाख पर डे पहुंचेंगे। और आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं ये वायरस म्यूटेंट क्या है। दरअसल इस वायरस में म्यूटेशन हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना को बदलता है। ठीक वैसे ही जैसे हम और आप अगर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, उस इलाके के हिसाब से खुद को तब्दील कर लेता है। उसी तरीके से एक वायरस भी खुद को जिंदा रखने के लिए एक जेनेटिक संरचना से गुजरता है। इसे ही जेनेटिक संरचना बदलने को म्यूटेशन कहा जाता है। अब आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन अब एक डबल म्यूटेंट कहर बरपा रहा है। डबल म्यूटेंट। मार्च के आखिर में भारत के नेशनल सेंटर फॉर